ट्रेसपास के अंदर बेटा, जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, यू आर पासिंग द लिमिट। ट्रेसपास ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश राज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम केसेस ट्रेसपास के आते थे। अगर तुम्हारे घर में पुलिस वाला वारंट लेके आता है मेन गेट खोल के, ट्रेसपास का सूट फाइल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोर्ट प्लेंटिफ से ये नहीं कहेगा कि भाई तू अपना केस जो है वो प्रूव करो। तुम्हें क्या दिक्कत हुई? ट्रेसपास हुआ, इतना बहुत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम आपकी क्लैट की प्रिपरेशन करा रहे हैं इन द नेक्सस 2.0 बैच। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे, बिकॉज रिविजन एंड प्रैक्टिस आपके लिए इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज ने आपकी एग्जाम डेट भी रिलीज कर दी है। आपका पेपर होने वाला है 1 दिसंबर 2024 को। सो आई होप यू हैव नाउ पुल्ड अप योर सॉक्स और आप एकदम रेडी हो, एकदम तैयार हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी तो एग्जाम में टाइम है और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, आई एम टेलिंग यू, आप इस एग्जाम के अंदर एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। बेटा, कई सारे ऐसे बच्चे रहे हैं, टॉपर्स आपके रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हो गए हैं, उन्होंने बहुत ही लेट, ऐसा कुछ नहीं है कि वो साल 2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि अरे हमारा टाइम निकल गया, अभी तक की नहीं पढ़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने निकल गए, हमने अभी तक की नहीं पढ़ा तो अब हम ना पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप आज से ही शुरू कर रहे हो तो भी आप टॉपर्स में से हो सकते हो। आपकी रैंक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में हो सकती है, इट इज पॉसिबल, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपका क्या आपके अंदर वो फायर है? आर यू टारगेटिंग, आर यू एमिंग इट? क्या आपकी डिजायर कितनी है इस एग्जाम को क्रैक करने की? डिपेंड्स ऑन यू। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन ये मैं आपको ब्रीफ करना चाहती थी कि आप लोग वो स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं कि मैम क्या हमें लेट हो गया है, क्या अभी हमारी प्रिपरेशन अगर हम स्टार्ट करें क्या सही रहेगा? बेटा, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो एग्जाम। और आप देख लो, ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, यानी कि आप घर पे बैठे अपनी तैयारी कर रहे हो। आपको स्पेसिफिकली वो फैकल्टीज जो क्लैट के स्टूडेंट्स को केटर कर चुके हैं, उन्हें गाइड कर चुके हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कंटेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगी कि इनफ भी है। सो ये सीरीज यहाँ पे तो एंड हो नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हो नेक्सस बैच के बाद नेक्सस 2.0 बैच आया, 3.0 आ सकता है या किसी और नाम से आ सकता है, बट हमारा प्लान ये है कि हम आपको एग्जामिनेशन हॉल तक की पहुँचाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद टुडेज सेशन। आज के सेशन के अंदर बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेसपास के बारे में। ये ट्रेसपास क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया और हम इसको टॉट के अंदर क्यों पढ़ते हैं। देखिए, ट्रेसपास एक ऐसा टॉट था बच्चों जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के कॉमन लॉ के अंदर सबसे ज्यादा कमिट होने वाला टॉट था। अब सवाल ये है कि मैम ट्रेसपास में होता क्या है? ट्रेसपास के अंदर बेटा, जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, यू आर पासिंग द लिमिट। ट्रेसपास मतलब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। कैसी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? लिमिट ऐसी क्रॉस कर रहे हो जो लॉ के द्वारा फिक्स करी गई है। यू आर क्रॉसिंग द लिमिट विच हैज बीन फिक्स्ड बाय द लॉ। तो टॉट के अंदर ट्रेसपास किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है? यूजुअली आप किसी के घर में घुस जा रहे हो उसके बिना परमिशन के, तो वो बंदा आपके अगेंस्ट एक केस ला पाएगा, वो ला सकता है। ट्रेसपास ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश राज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम केसेस ट्रेसपास के आते थे, इसीलिए आज को ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे तुम क्लैट की तैयारी करो, चाहे तुम एलेट की तैयारी करो या तुम किसी भी ओलेट की तैयारी करो, यानी कि अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, आपके लिए ये टॉपिक टॉट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आप सिलेबस उठा के देख लो, ठीक है।
सो इस टॉपिक के साथ हम लोग बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। तो ट्रेसपास कैसे समझेंगे हम लोग? एग्जाम्पल्स के माध्यम समझेंगे, जैसे हम लोग ने हर लेक्चर में समझा है। अब ट्रेसपास के क्या टाइप्स होते हैं ये मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, इनिशियली पहले ही मैं बता दे रही हूँ बेटा। ट्रेसपास हम लोग पढ़ेंगे तो, लेकिन इतना समझ लेना ट्रेसपास जो है बेटा डायरेक्टली भी किया जा सकता है और ट्रेसपास इनडायरेक्टली भी कमिट किया जा सकता है। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली ऐसे कि तुम बिना परमिशन किसी घर में घुस गए। और इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली ऐसे कि मान के चलो किसी का घर है और तुम बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हो, तुम ईंटें फेंक रहे हो, पेल्टिंग कर रहे हो, स्टोन पेल्टिंग कर रहे हो। ये आप उस पर्सन को जो घर, जिसका घर है या जो उस घर के पोजेशन में, जैसे कि टेनेंट किराएदार, आप उस प्रॉपर्टी को उसको एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, आप इंटरफेयर कर रहे हो, अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहे हो। जब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ट्रेसपास की, आप उसमें की वर्ड देखोगे, दैट इज अनलॉफुल इंटरफेरेंस, अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ठीक है। और ट्रेसपास के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। आई होप दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा जैसा कि मैंने तो बताया, क्रॉसिंग द लिमिट। अब मैम ये लिमिट कहाँ तक की सेट है? भाई इसने मान के चलो ये लैंड खरीदा, इस लैंड पे वो घर बनाएगा, बंगला बनाएगा, यहाँ पे छोटा सा कॉटेज बनाएगा, यहाँ पे गार्डन बनाएगा। तो ये जो लैंड है ना, ये पूरा लैंड इसका है, ही इज द ओनर ऑफ द लैंड। अब तुम चाहे यहाँ से आओ, 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 कहीं से आओ, ये लिमिट सेट कर दी है। कैसे? रजिस्ट्री करी जब इसने मकान खरीदा, जमीन खरीदी और रजिस्ट्री करा ली बेटा, ये फिक्स कर दिया गया लॉ के द्वारा कि ये प्लॉट ऑफ लैंड किसका है? एक्स पर्सन का है। नाउ इफ यू विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर एक्स, if you without the permission of owner X are entering the property, the land, that means you are committing trespass. We are here always concerned under trespass regarding the private property. हम यहाँ पे बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक पार्क, मॉल, बिल्डिंग, इसकी बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने पब्लिक के लिए बनाया है। होटल्स, पार्क्स, मॉल्स, मोटेल्स, all these are made by the government or by any private person and given to the public, open कर दिया for public। क्या है ये? पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट ट्रेसपास में हम बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जब मैं बैचेस में पढ़ा रही थी, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम बुर्ज खलीफा में भी तो लोग घुसते हैं, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, तो ये ट्रेसपास नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट इज ओपन फॉर पब्लिक ओनली, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस, ठीक। अब ट्रेसपास हम जानते हैं बेटा क्राइम यानी कि आईपीसी, नाउ बीएनएस, टॉर्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हम ये चीज समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम में, आईपीसी में, बीएनएस में बहुत ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस जो होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। उसका बेटा, पोता, परपोता कहीं जाके टॉर्ट है। यानी कि क्राइम और टॉर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज क्राइम इज मोर हीनियस एंड टॉर्ट इज कंसिडर्ड, और टॉर्ट कंटेन्स लेस हीनियस एक्ट्स, रॉन्गफुल एक्ट्स। केले का छिलका फेंक दिया, किसी घर में बिना मर्जी घुस गए, किसी घर में मान के चलिए आप उसको परेशान कर रहे हो, लाउड म्यूजिक से परेशान कर रहे हो, व्हाट वी स्टडीड इन न्यूसेंस। Are you understanding? The duty to take care, negligence. We are not considered here regarding crime कि हम इसको कितनी सजा दिलाएंगे, ठीक। लेकिन बेटा कुछ मामलों में ट्रेसपास की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल हो जाता है। जैसे कि डिफरेंस देखिएगा बेटा, ये प्रॉपर्टी है, सिंपली कोई बंदा घुस गया इनकी प्रॉपर्टी में, कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए, गार्डन के नीचे बैठने के लिए, लेटने के लिए, जो भी करने के लिए, he enters the property. He has committed trespass which will be covered under tort.
यानी कि ये जो ओनर है एक्स, ये इस बंदे के अगेंस्ट केस ला सकता है टॉर्ट के अंदर और कहेगा हमें डैमेजेस दीजिए, डैमेजेस दीजिए। उसी तरीके से और कैसे आ सकते हैं टॉर्ट के अंदर ट्रेसपास के मामले? मान के चलिए बेटा आपका ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये जो आपका एरिया है लैंड, आपका जो पड़ोसी है उसने क्या किया, आपके इस लैंड में इतना पोर्शन ये हमेशा से यूज करने लगा कि हम शॉर्टकट से इनके पीछे के बगीचे से निकल जाया करेंगे, यूज करने लगा। अब यहाँ पे जो ओनर है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, वो इस बंदे जो शॉर्टकट की तरह यूज कर रहा है इनकी प्रॉपर्टी को, ट्रेसपास का मामला, सूट, केस ला सकता है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। मान के चलिए आपका कॉम्प्लेक्स है, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस में क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे कई सारे ऑफिसेज बने होते हैं, कई सारे ऑफिसेज बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा पार्किंग लॉट होता है, ये है कॉम्प्लेक्स ए, ये है कॉम्प्लेक्स बी, यहाँ पे भी कुछ ऑफिसेज बने हैं, ये कॉम्प्लेक्स ए का पार्किंग लॉट है। अब कॉम्प्लेक्स बी वाले यहाँ पे गाड़ियां पार्क करने लगे, यानी कि आपने इनकी जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, इनकी प्रॉपर्टी में अनलॉफुली आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो अब बताओ ये सूट ला सकता है कि नहीं ला सकता है? कॉम्प्लेक्स ए का मालिक कॉम्प्लेक्स बी के अगेंस्ट सूट ला सकता है, नहीं ला सकता है? ला सकता है। कुछ ऐसे मामले ब्रिटिश काल में भी आते थे और ट्रेसपास के अंदर हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ इंग्लिश कॉमन लॉ या ब्रिटिशर्स के जो केस लॉज हैं, इनको ही धीरे धीरे इनोवेशन मिला और कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई इंडियन जुडिशरी और टॉर्ट फिर अप्लाई होने लगा इंडिया में भी कई सारे मामलों में भी। तो हम लोग ट्रेसपास की बात कर रहे हैं। अब मैंने जो आपको बताया था ये क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है, जैसे कि ये जो बंदा घुसा एक्स की प्रॉपर्टी में, इसके पास बंदूक, इसके पास डेडली वेपन, चाकू, रामपुरी चाकू, बुगदा जिससे काटा जाता है। अब जब ये कोर्ट के सामने मामला जाएगा तो यहां पे आप बताओ कि ये जो इस घर का मालिक है उसको एक फियर कॉज किया आपने, डेंजर कॉज किया। इस कारणवश हम अभी तक टॉर्ट में किसकी बात करते हैं? टॉर्ट में हम किसकी बात करते हैं? डैमेजेस की बात करते हैं ना, और क्राइम में हम पनिशमेंट की बात करते हैं। ऐसे हादसों में या ऐसे इंसिडेंट्स में कोर्ट कह सकता है कि आप इनको फाइन भी दीजिए, फाइन का रूप यानी कि उस पर्सन पे फाइन लगाएगा इसके ऊपर, और इनको डैमेजेस दीजिए और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी और मिलनी चाहिए भी है, ये सबक बनना चाहिए। तो ये क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है ट्रेसपास, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे बेटा डेफिनेशन पे, इसको समझ लो। मैंने तुम्हें क्या बताया, ट्रेसपास क्या है बेटा? ट्रेसपास इंटरफेरेंस है, कैसा? अनलॉफुल। अगर लॉफुली इंटरफेयर कर रहे हो, अगर तुम्हारे घर में पुलिस वाला वारंट लेके आता है मेन गेट खोल के, ट्रेसपास का सूट फाइल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? लॉफुली इंटरफेयर कर रहा है, कर तो रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस, बट लॉफुली कर रहा है, ट्रेसपास नहीं ला सकते। अनलॉफुल इंटरफेरेंस, डायरेक्टली तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई घुस रहा है तुम्हारे परमिशन के बिना, या तुम्हारी आटे की बोरी रखी उसने उठा के अपने घर में रख ली, तुम्हारे चावल गेहूं रखे अपने घर में रख लिए, तो ये जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है किसी अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर, जो उस पर्सन की राइट टू एंजॉयमेंट, प्रॉपर्टी को, लैंड को अपनी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। पोजेशन मान के चलो किराएदार है, पोजेशन में है, वो भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अनलॉफुली इंटरफेयर किए हुए हो, तुम्हारे अगेंस्ट ट्रेसपास का सूट फाइल कर दिया जाएगा। गुड्स का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, बोरियां रखी हुई है, आपने उठाई, आपने अपने घर में रख ली, अपनी तरफ कर ली, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिकॉज ऑफ योर अनलॉफुल इंटरफेरेंस, डायरेक्टली यू आर इंटरफेयरिंग, ट्रेसपास के अंदर काउंट होगा। तो बेसिकली हम लोग ट्रेसपास में किसकी बात करते हैं बेटा? देखो, ट्रेसपास के अंदर पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इट इज कमिटेड डायरेक्टली
ट्रेसपास की अगर हम लोग बात करें तो इट इज डन अनलॉफुली where you interfere with the owners or the person in possession of the land। इस इंटरफेरेंस से क्या होता है मैम, ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना, इससे द पर्सन इज अनएबल टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, वो बंदा प्रॉपर्टी अपनी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ट्रेसपास ज्यादातर ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखा जाता था। तभी आप देखो लंदन में, इंग्लैंड में घर कितनी खूबसूरती से बने हुए हैं। बेटा कोई किसी के घर में नहीं घुसता है। यहाँ पे अगर पार्किंग एरिया है बढ़िया, देखो मैं बताऊं किस तरह से घर होता है उन लोगों का, मैं बताती हूँ। देखो जैसे कि हम एक पूरा लैंड एरिया देखें, अब यहाँ पे बेटा उनका गराज होता है, जरूरी मैंडेटरी है गराज, ये गराज हो गया। अब गराज के ही इस एरिया में बेटा होता है बैकयार्ड, ये हो गया इनका बैकयार्ड। ये देखो बढ़िया, एकदम बढ़िया बैकयार्ड, फूल पत्ती वाला, बहुत सारे फूल पत्ती होते हैं। अब तुम्हें बता क्यों रहे हैं इसको भी समझ लेना, क्या रीजन है तुम्हें बताने का। ये जो है बेटा बैकयार्ड एरिया है, यहां पे बेटा इनका बारबेक्यू सेटअप होता है। ये इनका बारबेक्यू सेटअप होता है। फिर यहाँ पे जो है हम लोग आते हैं घर पे, ये इनका घर होता है, ये इनका एंट्रेंस होता है, मेन एंट्रेंस। फिर इनका बेटा क्या होता है, ये घर हो गया, यहाँ पे भी इनका कुछ गार्डनिंग एरिया होता है। एक इनका एंट्रेंस के बाहर की तरफ भी एक बेटा एक मेन गेट होता है। इस तरीके से सभी घर बने हुए हैं। इंग्लैंड में आप देखोगे नक्शा इधर उधर हो सकता है। अब एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स ने ट्रेसपास का जो लॉ था इसको कहीं ना कहीं सेट कर दिया। इसी को पकड़ के, ब्रिटिशर्स के इस लॉ को पकड़ के हम लोगों ने इंडिया में अडॉप्ट किया है। क्या इंडिया में ट्रेसपास अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो बेटा तुम्हारे हिसाब से कितने केसेस ऐसे होंगे जो ट्रेसपास के अंदर आएंगे? आप ये बताओ कि किसी के घर के अंदर बिना परमिशन के आप घुस नहीं सकते हो। इस पे इतना फोकस किया गया ब्रिटिशर्स ने, इतना फोकस उन लोगों ने किया कि आज को कोई किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुसता है। जिस तरह से चीज रखी उसी तरह से आपको रखी मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा इंडिया में होता है? आपसे क्वेश्चन ये है, क्या बेटा इंडिया में भी ऐसा होता है? क्या आप अपने घर के बाहर लाइन से गमले लगा सकते हो और इसकी गारंटी श्योरिटी है कि कोई टच नहीं करेगा? इंग्लैंड में जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जो फास्ट करते हैं, उनके लिए पूरा सेटअप करते हैं। जो रिच सेक्शन है या जो वेल टू डू सेक्शन है, उनका अरेंजमेंट होता है बेटा। मैंने देखा है वीडियोस में कि वो आए थके हैं तो चेयर पे बैठे अपना पानी पिए, थोड़े बहुत स्नैक्स खा सकते हैं। क्या ये तुम इंडिया में कर सकते हो? क्या ये चीज इंडिया में पॉसिबल है? खुद सोच के बताओ। और एक बात और बताना बेटा, थोड़ा सा विजन अपना ब्रॉड करो। आप ये बताओ, क्या इंडिया में ऐसा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं आना चाहिए जो ट्रेसपास की तरह हो? ये ऐसे प्रेसिडेंट्स, ऐसे केस लॉ सेट नहीं होने चाहिए? तो अभी फिलहाल के लिए तो एज सच जो एग्जैक्टली हम ट्रेसपास के बारे में पढ़ रहे हैं वो इंडिया में अभी नहीं है बेटा। वी आर जस्ट स्टडिंग जो सेट किया गया इंग्लैंड में ब्रिटिश कॉमन लॉ के अंदर। कुछ केसेस के अंदर इंडियन लॉ में या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, बट पूरी तरह से लीगलाइज नहीं हुआ है इंडिया में। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये चीजें हैं बेटा, और नीड क्या है ये आपको बतानी है। आगे आ जाओ।
अब देखो, तो ये आप ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस, ये भी थोड़ा सा समझना आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की, इसका आपको जवाब देना है। यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए, रीड कर लिए क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेसपास के कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। एक एक्ट है, ये एक्ट कैसा है, ये एक्ट रॉन्गफुल है। जो मैंने आपको बताया था कि टॉर्ट क्राइम कितना गंभीर नहीं होता है, बट टॉर्ट के अंदर कोर्ट को इतना पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे दया से नहीं कहा जाता, दया कुछ तो गड़बड़ है, इसी भी प्रद्युमन कहते हैं, वैसे ही। तो when something is not right, that means it is wrong, and an act which is not right is a wrongful act. So trespass is a wrongful act. Now we'll here talk about intention. Trespass intention की अगर हम बात करें बेटा, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि टॉर्ट के अंदर कोई भी टॉर्ट तुमने अगर कमिट किया है, विथ इंटेंशन किया हो, विदाउट इंटेंशन किया हो, आपकी लाइबिलिटी बनेगी। बट ट्रेसपास के अंदर क्या है, ट्रेसपास के अंदर कोर्ट ने ऐसा, ये जो आपके सामने है ना, ये पॉइंटर्स वो हैं जो कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं। तो कोर्ट्स ने ये नोटिस किया जब केसेस उनके सामने आए कि ट्रेसपास के मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है। ट्रेसपास भी तुमने इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, तुम्हारी लाइबिलिटी वहां पे बनेगी। लेकिन न्यायालय ने, कोर्ट्स ने ये एग्जामिन किया कि ट्रेसपास के जितने भी केसेस आ रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में हमें ये दिख रहा है कि वो बंदा किसी की प्रॉपर्टी में घुसा है बिना परमिशन के, तो उसका कोई इंटेंशन था, चाहे सेब तोड़ने का हो, चाहे एक पिक्चर क्लिक कराने का हो, चाहे लेटने का हो, चाहे उनके दरवाजे की क्वालिटी देखने का हो, चाहे उनके डोर को टच करने का हो, कोई ना कोई इंटेंशन जरूर है। ट्रेसपास भी इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो, तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब इंजरी, इंजरी वाला पॉइंट तुम अगर अपने ऊपर रखोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी प्रेमाइसिस के अंदर, द प्रेमाइसिस विच यू ओन राइट नाउ, अगर उसके अंदर कोई बिना परमिशन के घुस रहा है या घुस सकता है, क्या तुम्हें कुछ इंजरी नहीं होगी, डिस्कंफर्ट नहीं होगा, डेंजर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा? लगेगा, बट ऑब्वियस है। तो ये सभी इमोशंस, ये सभी फीलिंग्स इंजरी के अंदर काउंट होती हैं। डिस्कंफर्ट, फियर, डेंजर, अनोयंस, ये सब इंजरी के अंदर आए। किसके अगेंस्ट करा है? लैंड, प्रॉपर्टी या पर्सन। ये रॉन्गफुल एक्ट लैंड में किया है, किसी की प्रॉपर्टी में किया है। प्रॉपर्टी में जो हमने गुड्स के, मैंने आपको बोरी वाला एग्जांपल दिया, वो आता है। लैंड तो आप जानते हो, आपका घर। और पर्सन, पर्सन को हम लोग और डिटेल में बेटा पढ़ेंगे इन बैटरी एंड असॉल्ट, ठीक है? बैटरी एंड असॉल्ट, पर्सन वाला अभी आप ध्यान मत दो क्योंकि हमें पढ़ना है अभी आगे। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, आप सोचो कि मैम ट्रेसपास कमिट हुआ है बट मैम इंटेंशन उतना नहीं था, अरे छोटा सा ही एक्ट था। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कई सारे केसेस में, एवरी इन्वेजन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेड कर रहे हो, दैट इज विदाउट परमिशन यू आर एंटरिंग, इवन सो माइन्यूटली, भले ही किसी भी एक्ट, आपने कोई भी रीजन हो आपका, even so minute invasion will be trespass, remember this, ये याद रहेगा। तो आप एक्चुअली क्या था ना, ये लॉ सेट करने का रीजन ये था कि सबके लिए सबक बन जाए। अगर हम अलाउ कर देंगे, अगर हम जरा से भी ट्रेसपासर को, द पर्सन हु कमिट्स ट्रेसपास इज नोन एज अ ट्रेसपासर, अगर हम जरा से भी लीनियंसी कर देंगे ट्रेसपासर की ओर, तो फिर और लोगों को भी हुल मिलेगी या और लोगों का भी, मतलब वो डिफेंस ले पाएंगे, अरे आपने उसको तो छोड़ दिया था, मुझे क्यों आप सजा दे रहे हो या मुझे क्यों डैमेजेस देने पड़ रहे। कोर्ट ने कहा नहीं, डैमेजेस दो। तो सबक देने का भी रीजन होता है टॉर्ट के अंदर। अब
जो मैं आपको पर्सन प्रॉपर्टी वाला बता रही थी, ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रेसपास, ट्रेसपास टू पर्सन, ये हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में होने वाला है, तो टीबीसी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, दैट इज टू बी कंटिन्यूड। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में गुड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अगेंस्ट अगर आपने ट्रेसपास कमिट करा तो भी आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, किया जाता था पहले। और ट्रेसपास टू लैंड तो मैंने आपको बता दिया, हाउस में आपने लिमिट अपनी क्रॉस कर दी, घुस गया बिना परमिशन के, केस फाइल करेगा आपके अगेंस्ट। चलिए अब आगे आ जाइए। अब कुछ एसेंशियल्स हैं, इनको देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस एसेंशियल को आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको यहां पे लिख के बता रही हूं कि आपको किस तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको वो आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे। When we talk about the essentials, क्या लगता है सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिफेंडेंट और ट्रेसपासर enters into the प्रॉपर्टी, ठीक। ट्रेसपासर तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुसा, he is not the owner of the प्रॉपर्टी, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ट्रेसपासर है तो वो ओनर नहीं हो सकता। ही इज नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज सम अदर पर्सन owns or possesses the property, ठीक। तीसरी बात, ये जो एंटर हुआ है, he entered without permission ऑफ दी ओनर, मालिक साहब के बिना परमिशन के आप घुस गए, ठीक। उसके बाद बेटा एंटर कर गए बिना परमिशन ओनर के, उसके बाद देखो, अब आप बिना परमिशन के घुसे हैं, विदाउट परमिशन यू हैव एंटर्ड, दैट मीन्स इट वाज एन अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू some other person's land, right? और लास्टली मैंने तुमसे पूछा था बेटा, तुम्हारी प्रॉपर्टी में अगर कोई बिना परमिशन के घुसेगा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो सम इंजरी और डैमेज बेटा हमेशा फिजिकल नहीं होता है, टॉट में याद रखना, सम इंजरी or damage has been caused किसको? to the person who is filing the suit against you, that is the plaintiff। ये पांचों पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले डिफेंडेंट ट्रेसपासर एंटर करता है, बिना परमिशन के एंटर करता है। जब बिना परमिशन के एंटर करता है, ये अनऑथराइज्ड एंट्री होती है। ये लैंड जो है ट्रेसपासर का नहीं था, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने कुछ इंजरी कॉज करी। 5 पॉइंट्स ट्रेसपास के अंदर जो हम लोग देखते हैं, और हम लोग इसको कवर करते हैं अंडर द हेड ऑफ द एसेंशियल्स। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। ऑलराइट, चलिए अब आगे आइए बेटा। अब यहां पे हम लोग ने एसेंशियल्स देख लिए, एक और चीज समझ लेना बेटा। क्या चीज है इसको देखिए बेटा। आपको ये पता है, इतना तो आप अब पढ़ रहे हो बेटा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट में हमेशा ज्यादातर केसों में पी फॉर प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ होता है बेटा उसको
जो डिफेंडेंट होता है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी केस फाइल कर रहे हो आप, अगर आप कोई भी केस फाइल कर रहे हो P वर्सेस D, तो उसमें बेटा प्लेंटिफ को हमेशा कोर्ट क्या कहता है, जज साहब यहां पे कहते हैं काइंडली प्रूव द फैक्ट्स स्टेटेड। प्लेंटिफ से कहेगा, कोर्ट प्लेंटिफ से कहेगा काइंडली प्रूव द फैक्ट्स विच यू हैव स्टेटेड। आपने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ चार्जेस लगाए हैं जिनको आरोप कहा जाता है, तो आप उन चार्जेस को प्रूव करिए। ठीक, जनरली ये होता है। लेकिन बेटा जब भी हम ट्रेसपास की बात करते हैं, जब भी हम ट्रेसपास की बात करते हैं, जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट ट्रेसपास का मामला केस लेके जाता है, तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा कि ट्रेसपास जो होता है वो एक्शनेबल होता है बेटा ऑटोमेटिकली। यानी कि यहां पे एक चीज याद रखना, प्लेंटिफ need not prove that any damage has been caused। यानी कि ट्रेसपास हुआ है कमिट, कोर्ट के लिए इतना ही इनफ है। कोर्ट प्लेंटिफ से ये नहीं कहेगा कि भाई तू अपना केस जो है वो प्रूव करो, तुम्हें क्या दिक्कत हुई, ट्रेसपास हुआ इतना बहुत है। वाई, रीजन यहां पे है बेटा कि बेटा इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई बंदा विदाउट परमिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है, ये अपने में ही इनफ होगा कि आप उससे डैमेजेस लें, और ये फैक्ट जो है ये अपने में ही ऑटोमेटिकली एक्शनेबल हो जाता है। अब इसको लीगल टर्म्स में हम लोग क्या कहते हैं, इसको लीगल टर्म्स में हम लोग कहते हैं ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर सी। दैट इज प्लेंटिफ नीड नॉट प्रूव एनी डैमेज, कोर्ट अपने आप एक्शन लेता है और डैमेजेस कॉम्पनसेशन पैसा दिलवाता है किसको, प्लेंटिफ को। क्यों, क्योंकि ट्रेसपास कमिट हुआ है उसके खिलाफ। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। चलिए अब आगे आ जाइए। एक वाकया बेटा ऐसा होता है, एक हादसा ऐसा होता है जिसमें मान के चलो तुम्हें जो मैंने लॉफुल अथॉरिटी वाली बात बताई थी, लॉफुल इंटरफेरेंस वाली बात बताई थी स्टार्टिंग में, तो मान के चलो किसी पुलिस ऑफिसर को रेड करने का आदेश दिया गया कि जाके आप रेड डालिए, इस ऑफिस में जाके रेड डालिए। अब वो पुलिस ऑफिसर रेड तो करता है, और मान के चलो रेड करने के बाद इस पर्सन को अरेस्ट भी कर लेता है। इस पर्सन को अरेस्ट भी कर लिया, रेड करने के बाद कोर्ट ने या पुलिस ऑफिसर या हायर अथॉरिटी ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तुम अरेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारी राइट है, कर सकते हो, ये आदेश दिया था। बच्चा लोग, अगर ये जो पुलिस ऑफिसर है अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर देता है, यानी कि तुम्हारा सिर्फ काम था उसको अरेस्ट करने का, उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, और यहाँ पे कुछ मान के चलो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ जमीनी कागजात थे, उसके कुछ भाई के पार्टीशन के कुछ कागजात थे, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को अगर सीज कर लिया, यानी कि पुलिस ऑफिसर ने अपने पास वो डॉक्यूमेंट्स उठा के रख दिए, यानी कि इसने अपनी अथॉरिटी को बेटा क्या किया, एक्सीड कर दिया, एक्सीड्स द अथॉरिटी। और मैंने क्या कहा था, ट्रेसपास में क्या होता है, यू आर एक्सीडिंग द लिमिट्स, क्रॉसिंग द लिमिट्स, एक्सीड कर दी अथॉरिटी। तो लॉ ये कहता है कि हम ये मानेंगे कि तुम्हें शुरुआत से ही तुमने ट्रेसपास कमिट किया है, यानी कि ऐसा मामले हो जाते हैं जिसमें कोर्ट कहता है इट इज ट्रेसपास एब इनिशियो। तुम्हारा यही काम था कि तुम
जाके शांति से अरेस्ट करो। तुमने क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट सीज कर लिए, इसका मतलब ये है कि तुम उसके डॉक्यूमेंट सीज करना पहले से ही चाहते थे और तुम्हारा घुसने का जो एक्ट है वो ट्रेसपास माना जाएगा। अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अंडर अथॉरिटी करा, लेकिन एज फार एज द डॉक्यूमेंट्स इज कंसर्न वहां पे बेटा आपने एक्सीड कर दी अपनी अथॉरिटी, इसीलिए इसको ट्रेसपास एब इनिशियो के अंदर माना जाता है। उसके बाद बेटा आप जानते हो हर किसी के घर में माली होते हैं, आते हैं गार्डनिंग करने के लिए, आपकी घास वास जो बड़ी हो जाती है उसको कट करने के लिए आते हैं। मान के चलो तुम्हें तुम्हारे माली का काम नहीं सही लग रहा है, तुम्हें माली को चेंज करना है। अभी तक के जो तुम्हारा माली घर आता था हर हफ्ते, उसके पास एक अथॉरिटी, एक लाइसेंस था, तुमने दिया हुआ था, उसको रखा था, सैलरी देते थे तुम, या जब भी आता था उसको 500 रुपए या 400 रुपए या 200 रुपए देते थे। अब तुम्हें उसे चेंज करना है। तुमने कह दिया रामू काका अब अगले हफ्ते से आप मत आना, हमने किसी और को रख लिया है। रामू काका माने नहीं, वो इमोशनली जुड़े हुए हैं आपसे, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं, फिर उसके अगले हफ्ते आ रहे हैं। आपको रामू काका को ये चीज क्लियर करनी है कि रामू काका आपका जो परमिशन और जो लाइसेंस है ना वो आप कैंसिल हो चुका है। अभी तक के जो आप आ रहे थे ना वो आप आ रहे थे क्योंकि मैंने आपको अलाउ किया था, अब मैंने किसी और को रख लिया और आपका लाइसेंस और परमिशन कैंसिल हो गया। नाउ इफ यू विल एंटर माय प्रॉपर्टी इट विल बी ट्रेसपास। तो ये होता है बेटा एंट्री विथ लाइसेंस। एंड कैन द लाइसेंस बी कैंसिल्ड? यस, इट कैन बी कैंसिल्ड। एंड इफ इट इज कैंसिल्ड, नाउ इफ एनी पर्सन इज एंटरिंग थिंकिंग दैट इट इज द लाइसेंस इज अलाउइंग देम, बेटा ये गलत होगा, ट्रेसपास के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। ट्रेसपास के अंडर पर्सन एंटर्स प्रीमाइसेस विद परमिशन ऑफ द पर्सन इन पोजेशन, तब तो कोई डैमेज नहीं है, लेकिन जब लाइसेंस कैंसिल हो गया, अभी भी आप घुस रहे हो, तो वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगा, कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बेटा कुछ रेमेडीज दी गई हैं। किसको ये रेमेडीज दी गई हैं? ये रेमेडी ओनर को दी है, ये रेमेडी टीनेंट को दी, यानी जो किराएदार है टीनेंट को दी है। उस पर्सन को ये रेमेडीज दी गई हैं जिसके अगेंस्ट द पर्सन, या इंजर्ड पार्टी लिख लो, समझ याद रहेगा तुम लोगों को, इंजर्ड पार्टी, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ट्रेसपास कमिट हुआ है। पहले तो बात होती है बेटा री एंट्री की, दूसरा है बेटा एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, तीसरा है बेटा एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट, और चौथा है बेटा डिस्ट्रेस डैमेज फीजेट। आपसे एग्जाम के अंदर ये शब्द जो हैं ये नहीं पूछे जाएंगे, बस मैं आपको बता दे रही हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ट्रेसपास कमिट हुआ है उसके पास कोई रेमेडी है भी, कि वो बस रोए बैठ के कि मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है मुझे। तो सबसे पहले तो बेटा बात है री एंट्री की। जैसे री एंट्री में क्या होता है, मान के चलो तुमने अपने खेत को किसी को दिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है, कोई बागीचा तुमने दिया हुआ है, तुम रहो बढ़िया बढ़िया, और मेरे जो भी गेहूं वेहूं आए, फसलें जो भी हैं मेरे घर बेच दिया करो, तुमने रखा हुआ है, उसको सैलरी देते हो बाकायदा। लेकिन बेटा मान के चलो तुमने उसको हटा दिया, तुमने उसको हटा दिया, लॉ ये कहता है कि क्योंकि तुम ओनर हो, क्योंकि तुम ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, तुम इस पर्सन को हटा सकते हो, जिसको तुमने यहाँ पे रखा उसको तुम हटा भी तो सकते हो। ये जो तुम्हारा एक्ट होगा ना इस पर्सन को जिसको तुमने रखा था हटाने का, उसको कहा जाता है बेटा द एक्ट ऑफ री एंट्री, एंड इट इज द राइट ऑफ द ओनर। इनको हल्की सी फोर्स भी यूज करने का राइट है। ओनर के पास ये राइट होगा कि जिसको उसने रखा हुआ था उसको फोर्स से भी हटा सकता है। जब तुम मान ही नहीं रहे हो तुम निकलो भाई, मैं खुद रहूंगा यहाँ पे, मेरा भाई रहेगा, मेरा भतीजा रहेगा, कोई रहे, तुम इस प्रॉपर्टी को छोड़ो मेरी। इसको कहते हैं द ओनर्स राइट ऑफ, या फिर द ओनर्स रेमेडी ऑफ री एंट्री। अब देखो दूसरा जो मैंने तुम्हें बताया था बेटा इजेक्टमेंट, ये टीनेंट के लिए है। जैसे मान के चलो प्लेंटिफ हो गया या टीनेंट हो गया, जो किराएदार तुम्हारे घर पे रह रहा है, ठीक है, मान के चलो तुम खुद किराएदार हो, तुम किराएदार हो, अब कोई आता है तुम्हें निकाल बाहर कर देता है, तुम्हें डिस्पोजेस कर देता है, तुम पोजेशन में थे घर के यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के, और तुम्हें डिस्पोजेस कर दिया, अनलॉफुली तुम्हें निकाल दिया, घर से निकाल बाहर, तुम्हारा सामान सब फेंक दिया। जब तुम 6 महीने के अंदर अंदर, ये टॉट के अंदर होता है, अब तो हम लोग इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में गवर्न होते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यहां लिख दे रही हूं मैं, दैट इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।
ये सारी चीजें इसके अंदर गवर्न होती हैं। बट टॉट के अंदर वो किराएदार बेटा, वो टेनेंट जिसको निकाला गया है, निकाल बाहर किया गया है, वो 6 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल अगर कर देता है तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पे उसको वापस से किराएदार को उस घर में वापसी उसकी करेगा और उसको वापस से पोजेशन देगा और आपको डैमेजेस की भरपाई करनी पड़ेगी। अब मान के चलो तुमने जब इसको निकाल बाहर किया था तो तुम रहने लगे थे यहाँ पे, तुम रहने लगे यहाँ पे, मान के तुम 6 महीना रहे, 6 महीना रहे, 4 महीना रहे, 2 महीना रहे। अब इस 2 महीने में वो जो बेचारा किराएदार था उसके पास मान के चलो कोई बच्चे ट्यूशन की फीस लेके आए या उसका कोई भी प्रॉफिट ऐसा आता था, वो तुमने हड़प लिया पूरा। यू वर इन रॉन्गफुल पोजेशन, तुमने अनलॉफुली जाके उसके घर में तुम रहने लगे। ओनर तो पिक्चर में ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे टेनेंट की बात कर रहे हैं। वो मान के चलो बहरूपिया था, मालिक बन के आया कि ये मेरा घर है, ठीक। अब वो गलत तरीके से रहने लगा घर में, लेकिन जो टेनेंट था या जो ओनर है, एक्चुअल जो ओनर है, उसका कुछ प्रॉफिट आता है घर में। जैसे उसका कोई गांव में, गोरखपुर में उसका कोई बगीचा है, वहां से कोई गेहूं का पैसा आता है, या किसी भी उसका ट्रक्स वगैरह जो है किराए पे रहते हैं उसका किराया आता है, भैया एड्रेस पे आएगा, उसके एड्रेस पे आता है। और तुम जो गलत तरीके से बहरूपिये ने क्या किया, वो सब पैसा हड़प लिया। तो वो जो मीन प्रॉफिट वाला जो हमने यहाँ पे देखा है ना बेटा, ये एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट, इसमें एस जो होता है बेटा साइलेंट होता है। इसको हम लोग सीपीसी में भी पढ़ते हैं, जब तुम लोग बड़े आगे सेमेस्टर्स में जाओगे ना, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे, बड़ा प्यारा कोड है, तो मीन प्रॉफिट उसके अंदर भी आते हैं। तो तुमने, क्योंकि तुम रॉन्गफुली तुमने किसी को डिस्पोजेस किया, तो वो बंदा क्लेम कर सकता है वो सभी प्रॉफिट्स जो तुम्हें मिले हैं, क्योंकि वो उसके लिए नुकसान है। फॉर द लॉस सफर्ड ड्यूरिंग डिस्पोजेशन, जो किराया, जो ट्यूशन की फीस, जो कुछ भी उसका पैसा आता था वो तुम्हें मिलने लगा, क्योंकि तुम उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, इस वजह से मिलने लगा, तो उसके लिए भी डैमेजेस कोर्ट दिलवा सकता है। मीन प्रॉफिट क्या होता है बेटा, अगर आपको पढ़ना है, वैसे मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी, पढ़ना है तो ये डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इट इज रिगार्डिंग द रॉन्गफुल पोजेशन, ठीक। लास्ट जो हमारी रेमेडी है वो है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, ये एफ होगा बेटा। यहां पे मान के चलो कोई बछड़ा, शीप, कोई भी ऐसे कैटल एनिमल्स ग्रेस करने लगे आपके लैंड पे, ठीक है, तो आपकी ये रेमेडी है, चाहे वो किसी के भी हो, तुम उसको बांध के रख सकते हो जब तक कि जितना भी उसने चरा है, जितनी भी घास चरी है, जितना भी खाया है तुम्हारा उसने, उसका तुम भरपाई ना करा दो मालिक से। इफ अ मैन फाइंड्स द कैटल ऑफ अनदर पर्सन अनलॉफुली ग्रेजिंग ऑन द लैंड, डैमेज कॉज कर रहे हैं, फूल पत्ती तोड़ देती हैं कई बार एनिमल्स, तो ये क्या कर सकता है, उन एनिमल्स को बांध के रख सकता है, डिटेन कर सकता है और ओनर को कंपेल कर सकता है कि पैसा दो, ये राइट है, ठीक है। अब लास्ट चीज बेटा हमारी बच रही है और वो है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। राहुल ओन्स अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे चुकी हूँ। Rahul owns a residential property with well-maintained garden. One day he discovers that his neighbor Priya has been consistently using a portion of his garden as a shortcut to reach a nearby market. Rahul confronts Priya about this, but she continues to trespass. Which legal principle is mostly applicable on this case? ठीक है, ये देख लीजिएगा। और बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जैसे कि बोरियां हैं, गेहूं की बोरियां, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, बल्क में है मान के चलिए, तो वहां पे अगर डायरेक्टली कोई इंटरफेयर कर रहा है, टच कर रहा है उसको या अपने पास लिए ले रहा है, पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, डायरेक्टली फिजिकली इंटरफेयर कर रहा है विद द गुड्स जो प्लेंटिफ के पोजेशन में है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, कोई भी लीगलाइज तौर पे आप नहीं आए हो, सीज कर लिया या रिमूव कर दिया है, आपके एरिया से हटा दिया उसने, ये डायरेक्ट एक्ट ऑफ कॉजिंग डैमेज के अंदर आएगा, आपने डैमेज कॉज किया है गुड्स को, लॉ ये कहता है, ठीक है। ये भी चाहो तो पढ़ लेना, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वो सारे स्टूडेंट्स जो रीजनिंग के साथ जवाब देंगे उनको मैं शाउट आउट दूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। When the defendant cut down his own land and mistakenly crossed the boundary and cut the land of his neighbor, believing it was his own land, will the defendant be liable in this case? इसका भी जवाब दीजिएगा। लास्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है हमारा, हमने आज के
सेशन में क्या क्या कवर किया इसको देख लीजिए। आज के सेशन में हम लोगों ने बेटा ट्रेसपास के बारे में पढ़ा। ट्रेसपास जैसा कि हम सब जानते हैं ये होता है बेटा अनलॉफुल इंटरफेरेंस, अनलॉफुली आपने इंटरफेयर किया हुआ है। ट्रेसपास बेटा डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और ट्रेसपास वर्सेस न्यूसेंस, ट्रेसपास वर्सेस न्यूसेंस में भी तुम लोगों को मतलब तुम लोगों को ट्रेसपास का टॉपिक थोड़ा सा न्यूसेंस से लिंक होता हुआ दिखेगा। ट्रेसपास और न्यूसेंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बेटा ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। हालांकि ट्रेसपास इनडायरेक्टली भी कमिट किया जा सकता है, ट्रेसपास जो है वो इनडायरेक्टली भी कमिट किया जा सकता है, लेकिन 99.9% जो केसेस हैं वो डायरेक्ट ट्रेसपास के होते हैं। और इनडायरेक्टली जो ट्रेसपास कमिट किया जाता है उसमें और न्यूसेंस में बहुत ही थिन लाइन होती है। तो ट्रेसपास वर्सेस न्यूसेंस में डिफरेंस क्या है कि ट्रेसपास जो है वो डायरेक्टली कमिट किया जाता है और न्यूसेंस जो है वो डिस्टर्बेंस, अनॉयंस आप अनलॉफुली कमिट करते हो, इंटरफेयर करते हो, बट इट इज इनडायरेक्ट। बदबू, कोई कूड़ा, पानी, ये सब आप किसी की प्रॉपर्टी में फेंक रहे हो। और न्यूसेंस के अंदर भी आप ये जानते हो कि इंटरफेरेंस होता है, आप उसको एंजॉय नहीं करने दे रहे हो प्रॉपर्टी को। सो देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ट्रेसपास, अब यहां पे मैक्सिमम केसेस वर डिसाइडेड इनटू ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में बेटा देखे गए। और ट्रेसपास के अंदर बेटा ये एक्ट जो कमिट होता है ये ओनर की बिना परमिशन के कमिट होता है। ठीक, याद रखिएगा। आज के सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट उम्मीद आपसे ये है कि आप पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे वो सब कुछ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारी मेहनत करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।